मेरा नाम अनुष्का है। मैंने गरीब परिवार में अपनी आंखें खोली थीं। कहने को तो मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी और पहली संतान थी, लेकिन पहली संतान को जितना प्यार मिलता है उतना प्यार मुझे अपने माता पिता से नहीं मिल सका था। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था, उसे मेरे माता पिता बहुत प्यार किया करते थे। वो मेरे जन्म के पूरे 60 साल के बाद हुआ था। उसे सबसे ज्यादा प्यार इसलिए भी मिला था, मेरे जन्म के बाद जब 5-6 साल तक मेरी माँ को कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अब वो आगे माँ नहीं बन सकेंगी। इसलिए उनको इच्छा जागने लगी कि वो दोबारा से माँ बने। हालांकि गरीबी के समय में उनके लिए मेरी परवरिश करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें 60 साल के बाद बेटा हुआ तब उन दोनों की खुशी डबल हो गई थी। मेरे माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उनको लगता था कि आने वाले समय में बेटा उनका सहारा बनेगा। बेटी तो विदा होकर अपनी ससुराल चली जाएगी, इसीलिए बेटी से उम्मीद लगाना बेकार है। मैं खामोश रहती थी। मैं अपने माता पिता की किसी भी हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं देती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा हुआ है। मेरे माता पिता मेरे छोटे भाई का बचपन से ही बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन मेरा उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा था। मुझे अगर भूख लगती, मैं खूब शोर मचाकर रोती। तब मेरी माँ मुझे खाना दिया करती थी, और अगर मैं सारा दिन इधर उधर खेलती रहती तो मेरी माँ को कभी मेरी कोई परवाह ही नहीं हुई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं 4 साल की हुई और मैंने आसपास के बच्चों को पढ़ने जाते हुए देखा, तब मेरे मन में आस पैदा होने लगी कि मुझे भी स्कूल जाना है। मैंने इस बारे में अपने माता पिता से बात की, उनसे इजाज़त ली कि वो मुझे स्कूल भेज दें। मेरी उम्मीद के मुताबिक उन दोनों ने मुझे इनकार कर दिया था, मगर फिर मेरे बहुत जिद करने पर मेरे पिताजी का कहना था कि तुम अपना शौक पूरा करने के लिए 1-2 साल तक ही स्कूल जा सकती हो, वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि फीस देने की हमारी हैसियत नहीं है। मैंने अपना दिल छोटा नहीं किया और मैं सरकारी ही स्कूल में पढ़ने के लिए चली गई, जहाँ किताबें और ड्रेस मुफ्त मिलती थीं। स्कूल वालों ने किसी बच्चे को दी थी तो किसी बच्चे को नहीं देती। ये भले ही सरकारी स्कूल था, मगर यहाँ बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं होती थी। मैं फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 2 साल के घर को गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चल सका। फिर माँ ने कहा कि स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बड़ी हो रही हो, अब घर के काम संभालो। बचपन में और कम ही उम्र में माँ ने मुझे घर के सारे कामकाज सिखा दिए थे। वो खुद तो भाई की सेवा में लगी रहती थी और मुझे उन्होंने खेल कूद और पढ़ाई लिखाई से हटाकर घर के कामों में व्यस्त कर दिया था। कम उम्र से ही मुझे खाना बनाना आ गया था। घर के एक एक काम को तरीके से करना आ गया था। फिर जैसे जैसे मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। इस घर में मेरी कोई मर्जी नहीं चलती थी। मैं अगर कभी अपनी माँ से कहती कि माँ आज खाने में मेरी पसंद का खाना बना लो ना, मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मगर माँ का कहना था कि नहीं, तेरी मर्जी हमारे लिए इतने मायने नहीं रखती, तू तो चली जाएगी अपने ससुराल। वो मेरे छोटे भाई से पूछती थी कि उसे क्या खाना है, और जो पिताजी और मेरा छोटा भाई कहते वही घर में बनता था। यहाँ तक कि हर त्योहार पर उसके कपड़े आते थे और मुझसे कह दिया जाता था कि अभी तुम्हारे पुराने कपड़े रखे हुए हैं, पहले वही खराब करो, उसके बाद दूसरे आएंगे। मेरे माता पिता मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे, मगर उन्हें मेरे लिए रिश्ता भी ऐसा चाहिए था जहां मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार सकूं। मेरी खुशी, मेरी मर्जी कोई किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जिससे उनकी बेटी की शादी होगी वहां वो खुश भी रहेंगी या नहीं। बस उनको तो मेरे लिए ऐसे रिश्ते की तलाश थी जिसमें उन्हें अपने पास से कुछ खर्च न करना पड़े। कोई मुझे फ्री में ले जाए, ना दान दहेज का झंझट हो, न बारात को खिलाने पिलाने का। मेरे माता पिता आपस में बैठकर जब मेरी शादी के बारे में बातें किया करते थे, तब मैं उनकी बातों को सुनती रहती थी और उनकी नीयत को भी अच्छी तरह से समझ गई थी। फिर फाइनली उन्हें मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जिसके साथ वो मुझे विदा कर देना चाहते थे। ये रिश्ता इतनी जल्दबाजी का था कि मुझे भी कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिला था। एक दिन अचानक माँ ने कहा कि तैयारी शुरू कर दो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ, लड़का कौन है, कैसा है? माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि तुम कौन होती हो इस बारे में सवाल करने वाली?
बेटियां सिर्फ अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक चलती है। हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही रिश्ता देखा है, वहां पर तुम बहुत खुश रहोगी। हाँ, एक बात याद रखना, वहां गुजारा करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी तकलीफों पर रोती हुई यहाँ आ जाओ। देखो, हम लोग पहले ही काफी परेशान हैं, बहुत गरीब है। तुम्हारे पिता ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी परवरिश की, तुम जानती हो ना। मैं खामोश हो गई और मैंने अपनी नजरें झुका लीं। उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बस इसी तरह अपने ससुराल में भी अपनी आंखें खुली रखना और मुंह बंद रखना। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। इससे आगे कोई भी सवाल करने की गुंजाइश बचती ही नहीं थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूं। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे साथ मेरी खुशियों को समझने वाला नहीं है। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी बहुत ही सिंपल थी, न कोई ढोल, न सजावट, न चहल पहल। बस माँ ने मुझे लाल रंग का दुपट्टा पहनाया और कहा कि चलो, आज मंदिर में तुम्हारी शादी है ना। खामोशी से नजर झुकाकर उनके साथ चली गई। न मेरे दिल में खुशी थी, न मेरे दिल में अफसोस था। बस अजीब सी बेचैनी थी कि पता नहीं ये अनजाना सा रिश्ता कैसा होगा। जैसे ही मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंची, वहां एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैंने सोचा कि शायद उनके बेटे से मेरी शादी होने जा रही है। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति वही इंसान है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ समझ गई थी कि मैं उनसे क्या सवाल करने वाली हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, खाते पीते घर के हैं। तुम्हें उनके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। पिताजी ने भी कुछ इसी तरह का आशीर्वाद दिया था। मैं जो हर बार की तरह इस बार भी खामोश रही और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया। मेरी शादी इस आदमी के साथ हो गई थी। अब मैंने इसको अपना पति स्वीकार कर लिया था और मैं विदा होकर इसके घर आ गई। यहाँ पर मेरे पति की सिर्फ माँ थी, जिसने आरती की थाली लेकर दरवाजे पर मेरा स्वागत किया और कहा कि बहू तो बहुत सुंदर है, बस ऊपर वाले इसका भाग्य अच्छा करे। मैं हैरान रह गई कि आखिर वो मुझे किस तरह का आशीर्वाद दे रही थी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं एक छोटे से कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक पुरानी क्रॉकरी और एक डबल बेड रखा हुआ था। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे काफी पुराना कमरा है और यहाँ कोई रहता नहीं था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो जब मेरे बराबर में आकर बैठा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो आ गई हो, मगर यहाँ आने के बाद अपनी आंखों में ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनते ही मैंने फौरन पलटकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि ये बात तो तुम्हारे माता पिता ने बता दी होगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। मैंने नहीं। मैं गर्दन हिलाई और कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, तो फिर ये तुम्हारे माता पिता की गलती है। दरअसल मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम अपना मकसद समझ जाओ कि इस घर में मैं तुम्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लेकर आया हूँ, पत्नी होने का हक देने के लिए नहीं। मैं पहले ही अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए। अभी तक वो माँ नहीं बन सकी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हारे माता पिता को सारी बात पहले ही बता दी थी और उनसे ये भी कह दिया था कि आपकी बेटी को हमारे घर में रहने के लिए सारी सहूलियत मिलेंगे, इसलिए मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हुआ था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी थी जो पहले से ही शादीशुदा था और इस घर में मुझे पत्नी बनाकर नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझकर लाया था। मुझे सारी जिंदगी कभी भी अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब मेरा दिल अफसोस से भर गया था। मैं बहुत रोई थी, मगर मेरे पति को मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लाइट बंद की और अपना हक मुझसे वसूल कर लिया था। मैं अब उसकी पत्नी थी, उसे रोक भी नहीं सकती थी, न इस घर से भाग सकती थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात बेचैन रही। अपने माता पिता के दिए गए धोखे के बारे में सोचती रही। उन्होंने मुझे अपने घर से निकालने के चक्कर में मेरे बारे में कुछ सोचा तक नहीं। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और कहा कि जैसा भी हो,
अब ये इंसान मेरा पति है और मैं अब अपने घर से विदा होकर इस घर में आ चुकी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हो सके तो अपने ससुराल में ही गुजारा करने की कोशिश करना। अब मुझे जैसे तैसे यहीं पर गुजारा करना था। मैं सुबह सवेरे उठी, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने अपने हाथों में लाल रंग की भारी भरी चूड़ियां पहनी, लिपस्टिक लगाई और सुबह सवेरे अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए कमरे से जैसे ही बाहर निकली तो एक औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं समझ नहीं सकी थी कि ये कौन है। मैं अब भी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और ये कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतना सजने संवरने की? तुझे यहाँ सजने संवरने के लिए नहीं लाया गया। तुझे तेरी हैसियत कल रात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि आखिर तू इस घर में किस लिए आई है, इसलिए ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है। जिस मकसद से इस घर में आई है सिर्फ उसी मकसद पर ध्यान दें। मैं उसे कुछ न कह सकी, बस अपना गाल पकड़कर खामोश रही। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं फटी फटी नजरों से उस औरत को देख रही थी। वो अपनी बात कहकर गुस्से से चलती हुई वहां से चली गई थी और मैं अभी भी वहीं खड़ी रह गई थी जब मेरी सास वहां पर आई और मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगी कि अनुष्का बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रोते हुए उनको बताया कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके कमरे की तरफ आ रही थी। तभी एक औरत ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि यहाँ पर श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अफसोस भरा चेहरा बनाया और कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारा सामना प्रतिज्ञा से हो गया। मैंने चौंक कर कहा, प्रतिज्ञा? कौन कौन प्रतिज्ञा? उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी सौतन है जो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार गई है। दरअसल इन दोनों की शादी को काफी समय हो गया। मेरी बहू मां नहीं बन सकती, मेरा बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बिना बताए तुमसे शादी कर ली। उसे कल रात ही पता चला कि वह दूसरी शादी कर चुका है। जिस बात से वो बहुत भड़की हुई थी और उसने अपना उत्साह तुम पर निकाल दिया। मेरे बेटे ने औलाद के लालच में आकर ये सब कुछ किया। हालांकि उसकी पत्नी उसकी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मेरा बेटा किसी भी हालत में पिता बनना चाहता था। मैंने कहा, माँ जी, तो क्या जब इन लोगों को अपनी संतान मिल जाएगी तो मेरे पति मुझे छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है। मैं जानती हूं कि उसने संतान के लालच में आकर ये कदम उठाया, मगर उसने तुम्हारे माता पिता से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे माता पिता ने खुद ही मेरे बेटे से तुम्हारी शादी की बात की थी और कहा था कि हमारी बेटी से शादी कर लो, उसे अपने घर में जगह दे दो, वो तुम्हें पिता बना देगी। तुम्हारा पिता अक्सर हमारे यहाँ आता जाता रहता है। सास की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था, मगर फिर भी मैंने अपने दिल को समझा लिया और सोचा कि अब मुझे यहीं पर रहना है तो यहाँ के माहौल के हिसाब से ही खुद को ढालना होगा। आज मेरी शादी की पहली सुबह थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति का दिल जीत लेना चाहिए, वो मुझसे नाराज नहीं होने चाहिए। अगर वो मुझे यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हैं तो मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे खफा रहे और मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खुद से खफा नहीं करना चाहती थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी कि आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं, मगर उन्होंने मना कर दिया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही लम्हे गुजरे थे, उसके बाद जिंदगी रूटीन पर चलने लगी। मेरी सौतन को घर में मेरी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर वो अपने पति की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मुझे कड़वी कसीली बातें भी सुनाया करती थी, मगर मैं उसकी बातें सुनकर नज़रअंदाज कर देती थी। मैंने देखा था कि मेरे पति का बिहेवियर शादी की पहली रात जैसा था, उसके बाद बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ उनका बिहेवियर मेरे साथ नरम होता जा रहा था। मेरी सास मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई थी, न तो मैं अपने मायके गई थी और न ही मेरे माता पिता में से कोई भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं जैसे तैसे यही गुजारा करूंगी, लेकिन कभी अपने माता पिता के पास लौट कर नहीं जाऊंगी। जब जब मेरी स्वतंत्र प्रतिज्ञा मेरे सामने आया करती थी, तब तक यही कहती थी कि मैं तुम्हें ज्यादा समय तक अपने पति की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। बहुत जल्द ही निकाल बाहर फेंकूंगी, क्योंकि मुझे औलाद का कोई लालच नहीं है। मुझे संतान नहीं चाहिए और मैं कभी भी अपने पति को बंटता हुआ नहीं देख सकती। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा।
मैं अपनी सौतन की बातों पर खामोश रहती थी, बल्कि मुझे उससे बहुत डर लगता था। एक दिन जब रात के समय मेरे पति मेरे साथ कमरे में मौजूद थे, वो पहली बार मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। मुझे खुशी हुई थी कि अब उनको धीरे धीरे मेरी फिक्र होने लगी है। पहले ही वो ज्यादा कुछ जाहिर नहीं करते थे। मैं उनकी दी हुई आइसक्रीम उनके साथ बैठकर खा रही थी जब कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मेरे पति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो उन्हें धकेलते हुए मेरी तरफ लपकी और पति की तरफ देखकर कहने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके लिए आइसक्रीम लाने की? आप इसे यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हो या इसके शौक पूरे करने के लिए? उन्होंने कहा कि खामोश हो जाओ, प्रतिज्ञा, मेरी शादी तुमसे भी हुई है और इस लड़की से भी हुई है। इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पति की बातों पर वो खामोश हो गई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो मेरे पति कमरे से निकल गए, मगर प्रतिज्ञा मेरे पास आई और कहने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे पति से शादी करके तुम मेरा हक मार रही हो। मेरा पति जो कल तक मेरा था अब तुम्हारा दीवाना होने लगा है। तुम्हें ये सब कुछ बहुत भारी पड़ेगा। वो मुझे धमकी देकर गई थी और मैं जो आइसक्रीम मिलने पर खुश थी, अब मेरी सारी खुशी छू हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन के बाद से ही मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। बार बार मेरे दिमाग में प्रतिज्ञा की धमकी घूम रही थी। इस घर में सुकून नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी। मैंने कई बार हिम्मत करके अपनी माँ से बातचीत करने की कोशिश की। भले ही उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया था, लेकिन थी तो वो मेरी माँ ही और मुझे उन लोगों की याद आ रही थी। लेकिन मैं ये सोचकर ठहर गई थी कि जैसे मुझे उनकी याद आ रही है वैसे ही उनको मेरी याद क्यों नहीं आई। मेरे दिल के हालचाल सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन मैं घर के सारे काम से निपटकर अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं अपनी जगह पर दंग रह गई थी। मैं घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सामने ही मेरी सौतन और उसके साथ दो अनजान मर्द खड़े हुए थे। लेकिन रात के इस समय मेरे कमरे में उनका क्या काम था? वो मुझे देखते हुए कहने लगे, अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, और अगर खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। मेरी सौतन कहने लगी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें जो तकलीफ मिलेंगे उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही उसने इन दोनों मर्दों को इशारा किया था। वो दोनों दरिंदे मेरी तरफ बढ़े थे। मैं चेक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मैंने चिल्लाकर प्रतिज्ञा से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रहे? उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया था। मैं उनसे चीख चीख कर कह रही थी कि छोड़ो मुझे। वो दोनों नकाब पोश मर्द थे और मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे थे, मगर मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनमें से एक ने कहा कि ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि हमारी बात मान लो वरना नुकसान उठाओगी। ये कहते ही वो मुझे घसीटते हुए और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए दरवाजे से बाहर लेकर जा रहे थे। इतने में ही दरवाजे पर मेरा पति आ गया। उन्हें देखकर मैंने सुकून की सांस ली थी। उन्हें देखते ही ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में किसी ने जिंदगी भर दी हो। अंदर आते ही वो भी कुछ लम्हे के लिए ठहर गए थे और फिर अचानक उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बालों को झपटकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम कहाँ ले जा रही हो? ये तो अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे फोन कर दिया था कि तुमने घर के अंदर दो मर्दों को बुलाया है। मैं तो ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें अनुष्का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने दो मर्दों को अंदर बुलाया है और तुम उन्हें लेकर अनुष्का के कमरे में चली गई हो, तो ना जाने कि मुझे कुछ घटका सा महसूस हुआ। इसलिए मैं फौरन मौके पर पहुंच गया। वे दोनों आदमी कौन थे और वे मेरे साथ मुझे जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता था। प्रतिज्ञा खामोश खड़ी हुई, रो रही थी। वो दोनों लड़के भी भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर घर में मौजूद मेरी सास ने मेरे शोर शराबे की आवाज़ सुनकर पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस उन सबको अरेस्ट करके ले गई थी। मेरी सास ने मुझे घर में ही रहने के लिए कहा था। वो और मेरे पति पुलिस उन दोनों आदमियों और मेरी सौतन के साथ साथ पुलिस स्टेशन चले गए थे। मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों माँ बेटे वापस आए तो उन्होंने मुझे एक हकीकत बताई। एक ऐसी हकीकत
जिससे वो भी कई सालों से अनजान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें आज पहली बार पता चला कि प्रतिज्ञा ग्रहों से जुड़ी हुई है। वो एक ऐसा गैंग है जो लोगों के शरीर से अंदरूनी अंग निकालकर उसकी तस्करी करते हैं। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और वो लोग मुझे भी अपने साथ इसीलिए ले जा रहे थे। दरअसल जिस दिन से मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी दूसरी शादी मेरे साथ की थी, तब से ही उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे लगा कि अब उसका पति बदल जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। इसलिए उसने मुझे घर से उठाने का फैसला किया। उसे लगा कि सास दवाई खाकर सो रही है, पति घर से बाहर गया हुआ है, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ आसान होगा। मगर वो नहीं जानती थी कि आज मेरी सास ने दवाई खाई ही नहीं थी, बल्कि उनकी दवाई तो खत्म हो गई थी। अक्सर वो दोपहर को नींद की दवाई खाकर 4 घंटे के लिए सो जाती थी। आज जब उन्होंने प्रतिज्ञा के साथ 2 अनजान मर्दों को मेरे कमरे में जाते हुए देखा तो फौरन उन्होंने अपने बेटे को फोन करके सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने उन तीनों को अरेस्ट करवा दिया था। पुलिस ने जब उन तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ी गैंग चला रहे हैं। प्रतिज्ञा इस गैंग को बहुत अच्छे से जानती है और वो खुद भी इस गैंग का हिस्सा थी। प्रतिज्ञा तो अब अपने किए की सजा जेल में भुगत रही थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अच्छा हुआ मैं मौके पर पहुंच गया, वरना आज तुम्हारे साथ न जाने क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मेरे पति ने मुझे पत्नी होने का असली हक दे दिया था। अब मैं इस घर में सुकून से रहने लगी थी और ऊपर वाले ने हमें कुछ समय के बाद ही संतान का सुख भी दे दिया था। जैसे ही मेरे 9 महीने पूरे हुए तो मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मैं अपने पति, बेटे और अपनी सास के साथ बहुत खुश थी। जो खुशियाँ मुझे पहले नसीब नहीं हुई वो खुशियाँ मुझे अब मिल गई थी, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद मेरे पति मेरी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। मगर उन्हें कभी कभी प्रतिज्ञा की याद आया करती थी, क्योंकि उनकी शादी प्रतिज्ञा के साथ मोहब्बत से हुई थी। लेकिन जब उनका ध्यान उसके हरकतों पर जाता तो वो कहते कि अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई, और वो उसे अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश करते थे। वक्त गुजरता गया और मैंने एक मिट्टी को भी जन्म दिया। अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी हो गए थे। मेरे पति कहते थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पिता बनने का सुख दिया। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। इसी दौरान मेरी सास की मौत हो गई। उनकी मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की थी, मुझे हमेशा मोहब्बत दी थी, मुझे एक माँ की तरह प्यार किया था। शायद अच्छे लोग दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं, इसलिए वो भी जल्दी इस दुनिया से विदा हो गई। मैंने और मेरे पति ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की। मेरे बच्चे अब काफ़ी होशियार हो चुके थे। बड़ा बेटा 17 साल और बेटी 15 साल की थी। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो सामने देखकर मेरे होश उड़ गए कि दरवाजे पर प्रतिज्ञा खड़ी हुई थी। वही चेहरा, वही कद, शरीर, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। आज इतने सालों बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं घबरा गई थी। जब मेरे पति दरवाजे पर आए तो उन्होंने उसे सख्त शब्दों में कहा कि यहाँ पर क्यों आई हो और पुलिस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने जो किया मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ गलत था, लेकिन मुझे मेरे एक ये की सज़ा मिल गई। मेरे भाई ने मेरी जमानत करके मुझे पिछले 6 महीने पहले जमानत पर छुड़वा लिया, मगर कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे अपने घर में जगह दे दो। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बस मुझे तुम्हारे घर में जगह चाहिए और 2 वक्त की रोटी। मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूँगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने अपने पति से कहा कि वो बहुत शर्मिंदा हो रही है, उसे माफ़ कर दीजिए। हालांकि मेरे पति उसे अपनाने के लिए आसानी से माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये मेरी ही वजह थी जो वो घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे पति उससे बात नहीं करते थे, लेकिन उसने हम सब घर वालों का दिल जीत लिया था। वो घर के सारे काम किया करती थी। हालांकि उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी। वो मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती थीं। मैं अपने बच्चों को जिन कामों से रोकती थी वो खुद मेरे बच्चों को वो काम करने की इजाज़त दे दिया करती थी, और मेरे बच्चे
मुझसे हटकर उसके साथ ज्यादा अटैच हो गए थे। जैसे अब मेरी बेटी जवानी की तरफ जा रही थी। मैंने उसे मना किया था कि तुम मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो, मगर प्रतिज्ञा उसे खामोशी से मोबाइल चलाने के लिए दे देती थी। मेरा बेटा बहुत फिजूल खर्ची करने लगा था। मैं उसे सिर्फ जरूरत के लायक ही पैसे दिया करती थी, लेकिन प्रतिज्ञा खामोशी से उसे जितने पैसे वो मांगता है वो उतने ही पैसे दे दिया करती थी। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी कि इस बारे में अपने पति से बात करूं, लेकिन काफी दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरे बच्चे अब हम दोनों पति पत्नी से ध्यान हटाकर प्रतिज्ञा की तरफ हो गए थे। मैंने देखा था कि प्रतिज्ञा मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनसे कहती थी कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पापा की पहली पत्नी तो हूँ ना। बच्चे छोटी छोटी बातों पर कहते हैं, मम्मी आप तो हमें रोकती टोकती हो, मगर प्रतिज्ञा माँ तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। उनकी सारी ख्वाहिशें तो मैं भी पूरी किया करती थी, लेकिन वो ख्वाहिशें जो उनके लिए ठीक होती थीं। मैं अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, मगर प्रतिज्ञा उनकी हर ख्वाहिश पूरी करके उनकी आदतों को बदल रही थी। मैं अपने पति की तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादातर उनके साथ ही समय बिता रही थी, इसलिए बच्चों की तरफ से मेरा ध्यान हट गया था। एक दिन उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मैं उनकी मौत पर बहुत रोई थी। उनके मरने के कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा कि मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए। उनको जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, ना बेटे को और ना ही बेटी को। अब जब से उनके पिता की मौत हुई थी, तब से वो और भी ज्यादा प्रतिज्ञा के करीब हो गए थे। मैंने देखा था जो प्रतिज्ञा हमारे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इस घर में दाखिल हुई थी, उसने कहा था कि मुझे सिर्फ यहाँ रहने के लिए जगह और 2 वक्त की रोटी चाहिए, मगर अब उसने मेरे पति के मरने का पूरा पूरा फायदा उठाया था। मैं देख रही थी मेरे बच्चों के अंदर भी काफी बदलाव आ गए थे। मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मेरा बेटा अब नौकरी करने लगा था। उसकी उम्र 21 साल हो गई थी और बेटी घर में होते हुए भी मुझे नजरअंदाज कर रही थी। आखिर मेरे बच्चों को ये सब क्या हो गया था? मेरे बच्चे जो कभी मेरे हुआ करते थे, अब मुझे पराये लगने लगे थे। क्या प्रतिज्ञा ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया था? क्या वो इसीलिए इस घर में आई थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन प्रतिज्ञा ने मुझसे कहा कि उठो और घर का सारा काम करो। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। उसके तेवर बहुत बदले हुए थे। एक दिन सुबह का समय था जब मैंने घर में चहल पहल देखी तो हैरान रह गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर गई तो एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मेरा बेटा उठकर खड़ा हुआ और उस आदमी से कहने लगा कि देखो ये मेरी मम्मी है। उसने गर्दन हिलाई। मैंने कहा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? तो वो कहने लगा कि मम्मी, घर में काफी परेशानी हो रही है। पापा के मरने के बाद हम लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं। अब घर में कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसे बेच दिया जाए। फिर हमारा ध्यान आप पर गया। हमने सोचा आपकी शादी तो कम उम्र में हो गई थी। जवान बच्चे होने के बावजूद भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती, तो फिर आपकी ही शादी करवा देते हैं। मैंने चौंक कर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? उस दिन घर में प्रतिज्ञा नहीं थी, मेरा बेटा और बेटी ही मौजूद थे। मेरी बेटी ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी कि आखिर आपने हमें सारी जिंदगी दिया ही क्या है? बस हमेशा हमें छोटी छोटी बातों पर रोकती टोकती रही हो। अरे हमारी भी लाइफ है, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। बस अब हमने फैसला कर लिया है कि हम आपकी शादी इन अंकल के साथ करवा देंगे, और आपको पता है कि इन्होंने हमें पूरे 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। आपसे उनकी शादी हो जाती है तो हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे और उन 2 लाख रुपए से हमारी बहुत सारी परेशानी हल हो जाएगी। वैसे भी जब से पापा की मौत हुई है हम लोग तो 1 रुपये के लिए तरस गए। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को 2 लाख रुपए के लिए बेच रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे पापा चले गए ऐसे ही हम अब भी सब्र कर लेंगे। वैसे भी हमारा ख्याल रखने के लिए प्रतिज्ञामान है ना। मुझे आज अपने बच्चों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इन्हें जन्म दिया था। इनमें
और मेरे माता पिता में शायद कोई फर्क नहीं रहा था। हर बार मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया था। एक वक्त था जब मेरे माता पिता ने मेरे पति से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी, और अब ये समय आ गया कि मेरे बच्चे इस अधेड़ उम्र के आदमी से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। क्या मैं सिर्फ सारी जिंदगी दूसरों के फायदे का मकसद बनकर ही रहूंगी? मैं बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर मेरे बच्चों ने मेरी एक न सुनी। मेरे अपने ही बच्चों ने मेरी शादी जबरदस्ती इस आदमी के साथ करवा दी, और याद भी मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। जैसे ही मैं इसके घर पहुंची, ये देखकर मेरी आंखें चौंक गईं कि ये इसका कोई घर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। चमचमाती हुई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। याद में इतना अमीर था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पहली पत्नी तो कई सालों पहले मर गई। ऊपर वाले ने कोई संतान भी नहीं दी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर सके, तुम मेरी सेवा कर सको, मेरे साथ रह सको। मैं शायद कुछ कहने काबिल नहीं थी, क्योंकि मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे जो सदमा दिया था वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। फिर मैं इस आदमी के घर रहने लगी। यहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। ढेर सारे नौकर आगे पीछे घूमते रहते थे, सारे काम वही करते थे। और मेरा पति, वो तो बीमार था, उसे कुछ पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसे तो बस किसी के साथ की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई भी अपना नहीं है और मैंने जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। अपने बच्चों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लगभग 2 साल बाद एक ऐसा भी वक्त आ गया जब मेरा ये पति भी मुझे छोड़कर चला गया, और मैं इस बड़े से बंगले में अकेली रह गई थी। वो तो चला गया था, लेकिन उसकी सारी जायदाद का ख्याल अब मैं रख रही थी। उसके मरने के कुछ दिन के बाद एक जवान लड़का, मामूली सा कद का, उसकी लगभग 34 साल की उम्र थी, वो घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं सोफे पर बैठी हुई थी, वो मेरे सामने बैठ गया। सारे नौकर उसे देखकर सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपके पति का छोटा भाई हूं, मैं अमेरिका में रहता हूं। भैया की मौत अचानक हुई। मेरे लिए अमेरिका से यहाँ आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे अब यहाँ पर आना पड़ा। मुझे अफसोस है कि मेरे भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत को 1 हफ्ता हो गया और मैं यहाँ देर से पहुंचा। मैं अंतिम समय में उनसे मिलना चाहता था, उनको देखना चाहता था। शायद मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे भैया ने आपसे शादी कर ली थी। फिर मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। वैसे तो मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर गए, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए अभी आया हूँ। आप यहाँ पूरे घर में अकेली रह रही हैं। मेरे भैया की सारी जायदाद भी आपकी हो गई। वो बातें करता रहा, लेकिन मैं उसकी बातों पर खामोश रही। फिर उसने अगली बात ऐसी कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनते ही मैं चौंक पड़ी। मैंने कहा, शादी? उसने कहा कि जी, मैं आपको अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी में शादी का नाम शादी नहीं, बल्कि एक मजाक बनकर रह गया था। ये लड़का मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था, हालांकि उम्र में मुझसे काफी छोटा था। मैं इससे शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचूं तो ऐसा भी लगता था कि मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये तो जवान है, मेरा ख्याल रखेगा, मेरा साथी बनेगा, तो शायद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इससे शादी करना तो नहीं चाहती थी, मगर ये बहुत जिद करने लगा और कहने लगा कि मैं अपने भैया की पत्नी यानी कि आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया की आत्मा को शांति मिले। आप एक बार हाँ कर दीजिए। आपके पास सोचने के लिए पूरे 15 दिन का समय है। अगले महीने की 7 तारीख को आपसे शादी करूंगा, और आपका जवाब हाँ में ही होना चाहिए, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके ये आखिरी शब्द मुझे डरा देने वाले थे। मेरा नुकसान हो जाएगा? मेरी जिंदगी तो शुरू से ही नुकसान में चलती आ रही थी। जहां सुकून आता है, जिंदगी रुख मोड़ लेती है। वक्त गुजरता गया और अगले महीने की 7 तारीख भी आ गई थी, जब वो लड़का मुझसे शादी करने के लिए आ गया। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि मालकिन, सारे इंतजाम हो गए हैं, बस नीचे आपके आने का इंतजार किया जा रहा है। मैं अपने आप को आईने में देख रही थी कि बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ कितने हादसे हो चुके हैं। अब न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं जैसे ही नीचे पहुंची,
नीचे शादी के सारे इंतजाम हो गए थे। वो लड़का भी आया हुआ था जो मेरा पति बनने जा रहा था। अभी मैं उसके साथ अग्नि के सामने बैठी ही थी। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए ही थे। इतनी ही देर में मेरे दोनों बच्चे और मेरी सौतन आ गए। मेरे बेटे ने आगे बढ़कर कहा कि मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? आप फिर से शादी करने जा रही हो? इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो लड़का अंगद बोल पड़ा और कहने लगा, क्यों? जब तुम लोग अपनी माँ की दूसरी शादी करवा सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी माँ के साथ तीसरी शादी नहीं कर सकता? मेरा बेटा ये बात सुनकर अचानक खामोश हो गया। मैंने कहा, आखिर तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं शादी करने जा रही हूं? क्यों आए हो यहाँ? मेरी बेटी जल्दी से मेरे पास आई। उसने मेरे कंधों को पकड़ा और कहने लगी, मम्मी, हम आपके साथ यहाँ रहने आए हैं। 2 साल आपके बिना बड़ी कठिनाई से गुजरे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। प्रतिज्ञा भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि अनुष्का, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए भी, और मैंने इनको नहीं रोका उसके लिए भी। तुम फिर से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हम सब लोग एक साथ रहेंगे यहाँ पर, तुम्हारे इस घर में। तभी अंगद कहने लगा कि किसका घर? कैसा घर? ये घर मेरा है, मेरे भाई का है, और मैं अपनी भाभी से शादी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी भाभी इस घर में मेरे साथ रह सके। ये बात सुनकर अचानक उन सबके चेहरे पीले पड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है। अंगद मंडप से उठा और उसने पंडित जी को खामोश रहने को कहा। उसने एक नौकरानी को आवाज लगाई और एक पेन ड्राइव उसे दी ताकि वो सामने लगे LCD पर उसे चला सके। मैं और वहां खड़े मौजूद सब लोग ये नज़ारा खामोशी से देख रहे थे। जैसे ही वो वीडियो ऑन हुआ, मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसकने को तैयार थी, जिसमें मेरे दोनों बच्चे बातें कर रहे थे। मेरी बेटी कह रही थी कि वह बूढ़ा आदमी तो मर चुका है, उसका सब कुछ मम्मी का हुआ। मम्मी उस घर पर अकेली हक जमाकर बैठी हुई होंगी। हम वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम उनके साथ रहेंगे और उनके पति की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। फिर मम्मी को कर देंगे प्रतिज्ञा माँ के हवाले। फिर प्रतिज्ञा माँ उनका क्या करेगी, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर कैमरे ने प्रतिज्ञा की तरफ रुख किया, जिसमें वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, और हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मेरी तो इस औरत के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मगर मेरा पति संतान के लालच में इसे शादी करके घर ले आया। बस तब से ही मेरी ये दुश्मन बन गई। मगर अफसोस के उस समय मैं इससे अपना बदला नहीं ले सकी। तुम्हारे बाप ने उसे बचा लिया था और मुझे जेल पहुंचा दिया, मगर वो मुझे मामूली चीज समझ रहा था। कुछ ही दिनों बाद मेरी जान पहचानने वाले लोगों ने मुझे जेल से रिहा करवा लिया, और फिर मैंने प्लान बनाया तुम लोगों के घर आने का, अनुष्का को दोबारा से मजा चखाने का। जब सारी जायदाद हमारी हो जाएगी तो फिर उसका शरीर, वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन उसका शरीर और उसके शरीर के अंग हमें और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। हम उसके शरीर के सारे जरूरी अंग निकाल कर महंगी कीमत में बेच देंगे, और फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये सारी बातें करके वो सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। ये वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका मतलब ये था कि सौरत ने मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर लिया था। मेरे बच्चे जो कभी अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे, वही बच्चे इस औरत के कहने में आकर अपनी माँ के खिलाफ जा चुके थे। प्रतिज्ञा और मेरे दोनों बच्चे ये देखकर दंग रह गए। उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे बेटे ने भागने की कोशिश की, तभी उसे एक अनजान आदमी ने पकड़ लिया जो बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। एक ने प्रतिज्ञा को पकड़ा और दूसरे ने मेरी बेटी को। अंगद मेरे पास आया और कहने लगा, ये पुलिस है। पहले तो आपकी सौतन जेल से छूट गई, मगर अब इसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उसने बताया कि वो अमेरिका में रहता था जब उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली है। उसने यहाँ आने से पहले अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, मेरा बैकग्राउंड जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ और मैं कौन थी। उसके आदमियों ने मेरी सारी जानकारी निकालकर अंगद को दे दिया और बताया कि किस तरह मेरे बच्चे मेरे खिलाफा हुए, और उन्होंने उसके भाई को मुझे 2 लाख रुपए में बेच दिया। अंगद के ही आदमियों ने पूरी प्लानिंग के साथ प्रतिज्ञा, मेरे बेटे और बेटी का पीछा किया। उन्हें
जहां से भी जैसा भी सबूत मिला उन्होंने अंगद को भेज दिया। ये एक अहम और ज़रूरी सबूत था जो अंगद मुझे दिखाना चाहता था, और उसे ये भी पता था कि ये लोग शादी की खबर सुनकर मेरी शादी रुकवाने के लिए ज़रूर आएंगे और तभी इन लोगों को मौके पर पकड़ा जाएगा। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपनी सौतन के करीब गई। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शायद ऊपर वाले ने इसलिए बेऔलाद रखा क्योंकि तुम दूसरों की गोद उजाड़ने में माहिर हो। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका भागना पॉसिबल नहीं था। अंगद के बारे में भी सारी सच्चाई पता चली कि वो पहले से ही शादीशुदा है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो तो अपने भाई की पत्नी को बचाने के लिए और सारा सच मेरे सामने लाने के लिए यहाँ आया था। वो एक अच्छा ईमानदार इंसान था। वो जानता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे बढ़ा और उसने ये सब कुछ नाटक रचा। उन तीनों को तो पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। प्रतिज्ञा पर तो अब लंबा केस चलना था, क्योंकि वो एक ऐसे गिरोह से जुड़ी हुई थी जो यही काम करता था और ना जाने कब से इस काम को अंजाम देता आ रहा था। मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल था। वो लड़की थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो जेल में अपनी जिंदगी गुजारें। मगर फिर जब मुझे ख्याल आया कि बेटी ने भी तो अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, वो भी तो लालची हो गई थी, मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मुझे अपने बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं रही। अंगद दौर में अगले दिन पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर हमें प्रतिज्ञा की हकीकत पता चली। दरअसल प्रतिज्ञा एक छोटे मोटे डॉक्टर की बेटी थी। एक समय में उसे पता चला कि उसके पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इस आरोप में कि वो लोगों के इलाज के बहाने उनको बेहोश करके उनके शरीर के जरूरी अंग निकालकर बड़े अस्पताल के डॉक्टरों को महंगी कीमत में बेच देता है। वो इसी चीज का व्यापार कर रहा था, बल्कि वो नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर उससे जुड़े हुए थे। जब उसके पिता का भांडा फूट गया और उनको पुलिस ने पकड़ लिया, तब प्रतिज्ञा को अपने पिता की हकीकत का पता चला था। लेकिन उसके पिता के जेल जाने के बाद वो लोग जो इस काम से जुड़े हुए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा को तंग करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम भी तो उस डॉक्टर की बेटी हो, इस काम की शुरुआत तुम्हारे पिता ने की थी, तुम्हें भी ये काम करना होगा। तुम्हें अपने पिता की जगह क्लिनिक खोलकर किसी भी तरीके से लोगों के जरूरी अंक निकालकर हमें देने होंगे। इस चीज से तुम भी बहुत पैसा कमा सकती हो और हमारा भी काम हो जाएगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो बुरी तरह से डर गई थी। पहले तो उसने धीरे धीरे ये काम डरते डरते किया, लेकिन फिर ये काम जब उसकी आदत बन गया तो वो ये सब कुछ अपनी शादी के बाद भी करती रही। डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि लोगों से मेलजोल बढ़ाकर उनको बहाने से अपने साथ उन लोगों तक पहुंचा देती जो ये काम कर रहे थे, जिसमें उसे भी पैसे मिलते थे। और जब वो मेरे साथ ये सब कुछ करने जा रही थी, तब मेरे पति ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उसकी सारी सच्चाई हम लोगों की सामने आ गई थी। लेकिन जब वो जेल गई तो उसके ही कुछ लोगों ने उसे जमानत पर रिहा करवा लिया। वो जैसे तैसे जेल से आज़ाद होकर वापस अब हमारे घर आई तो उसने मेरे बच्चों को बहकावे में लिया था कि मुझसे बदला ले सके। उसे लगता था कि मेरे पति के सामने उसकी हकीकत मेरी वजह से खुली थी। अब जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो उसने अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी थी। उसने उन लोगों के भी नाम उगल दिए थे जो उसके गैंग के साथ जुड़े हुए थे। अस्पताल के काफी सारे डॉक्टर और छोटे मोटे ऐसे किडनैपर लोग जो लोगों को किडनैप करके इस काम को अंजाम दे रहे थे, ये एक बहुत ही बड़ा गैंग था। इसमें लगभग 17 से 20 लोग शामिल थे और जो खामोशी से इस काम को अंजाम देकर काफी सारा पैसा कमा रहे थे और न जाने कितने सारे लोगों के महत्वपूर्ण अंक निकालकर बेच चुके थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह हकीकत सामने आई और एक बड़े गैंग का भांडा फूट गया। पुलिस ने उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। मेरा बेटा प्रतिज्ञा और उसकी गैंग के सारे लोग आगे अपने एक ही सजा काट रहे हैं। मैं अंगद की शुक्रगुजार हूँ, जिससे मेरा कोई रिश्ता तो नहीं था, फिर भी उसने मेरी मदद की और उसने कहा कि अब ये घर आपका है। मेरे भैया ने जितनी भी शोहरत कमाई सब अपनी मेहनत से किया था, इसलिए मेरा इसमें कोई हक नहीं है। ये सब कुछ आपका है। वैसे भी मैं अमेरिका में रहता हूँ, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। वो तो वापस अमेरिका चला गया,
लेकिन मुझे ये सबक दे गया था कि मैं आखिर ऐसे कब तक डर डर कर जीती रहूंगी। अब मुझे सावधान रहना था, सतर्क रहना था। मैं अब अपने दूसरे पति की जायदाद की देखभाल भी कर रही हूँ और अब सिर्फ अपने लिए जीती हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।